जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 8। ये लेक्चर हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद लेक्चर कंप्लीट। और आज की होम असाइनमेंट में आपके लिए आज के लेक्चर के क्वेश्चंस तो हैं ही हैं जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे होते हैं। एमसीक्यूज भी आपको पता है हमारे सिलेबस में एमसीक्यूज भी आएंगे। हाँ जी, तो हर चैप्टर के एंड पे एमसीक्यूज भी हैं, तो आपने रिटन फॉर्म में अब एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करके लाएंगे। ठीक है, रिटन फॉर्म जी चलिए एमसीक्यूज नहीं, एमसीक्यूज रिटन फॉर्म से मुराद कि उसके ऊपर अटेम्प्ट करना है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो रिटन फॉर्म में करके आने हैं। एमसीक्यूज रिटन फॉर्म में ना कीजिए, बस जो ऊपर लिखे उसी के ऊपर टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, बल्कि उसके ऊपर भी टिक ना लगाए। एग्जाम में जैसे करेंगे ना, अलग पेज के ऊपर ऑप्शन नंबर लिख के आगे 1 2 3 उस तरीके से आप कीजिए, ताकि मैं देख लूं कि आप एग्जाम में जिस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है उसी तरीके से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि नहीं। क्लियर? टेस्ट आपको टेस्ट अनाउंस कर दिया गया हुआ है, कल है। हाँ जी, और उसमें क्या बताया गया, सिलेबस क्या है? थर्सडे को है, थर्सडे को है। हाँ जी, उसमें चैप्टर 1 होगा, ये जो हमने पढ़ा है ना, ये सारा चैप्टर शामिल होगा। 2 टेस्ट हो रहे हैं। देखें, हफ्ते में दिन होते हैं 6 और कैफ में पेपर होते हैं 8, तो कोई ना कोई दिन तो ऐसा होगा ना जब 2 टाइप पेपर होंगे। वो मैनेजमेंट ने इसको ध्यान में रखे ना, उनकी कोशिश करती है कि वो ऐसे टेस्ट वाले पेपर रखें कि कंफ्लिक्ट ना आए। लेकिन फिर भी आपको पता है स्टूडेंट की मर्जी होती है, जो मर्जी पेपर सेलेक्ट कर ले, तो किसी ना किसी स्टूडेंट का कंफ्लिक्ट आ ही जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट को चाहिए कि वो थोड़ा रेस्ट करके एक टेस्ट दे, आधा 15 घंटा रेस्ट करके दूसरा टेस्ट दे और सबर करेगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर नहीं टेस्ट लाजमी देना है। ना दे तो कोई मसला नहीं, ज़्यादा क्या होगा, फेल ही हो जाएंगे ना, उससे ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं। अगली दफ़ा आप ये टेस्ट दे दीजिएगा जी। अच्छा, कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी। 25 अप्रैल को अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जिसका लाइसेंस रिवोक हुआ उसके एसेट ट्रांसफर हुए, तो इस एसेट ट्रांसफर की डेट से 5 साल तक उस कंपनी के ऑफिसर या मेंबर ट्रांसफरी कंपनी में किसी पोस्ट पे जॉब नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये पढ़ा था हमने, पढ़ा था ये। जब डेज काउंट करेंगे तो वो 25 वाला डेज इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? कर लें बेफिक्र कर लें। एग्जाम में नॉर्मली केस स्टडी से 1 दिन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल कर लें, उसको कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन? अच्छा, कल के लेक्चर में उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में 1-2 कंसेप्ट्स रह गए थे, कुछ टर्म्स थी। जैसे एक टर्म थी बोर्ड। बोर्ड का क्या मतलब है? बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। व्हाइट बोर्ड नहीं है, बोर्ड से मुराद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। फिर इसके बाद एक टर्म थी ऑफिसर्स। ऑफिसर से क्या मुराद है? कंपनी के ऑफिसर्स जो कि मेंबर या डायरेक्टर नहीं है, वो सारे, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जैसे CFO, या इसके अलावा और कोई भी कंपनी का ऑफिशियल, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह, वो सारे शामिल जी। ऑफिसर में डायरेक्टर भी शामिल है। हाँ, डायरेक्टर भी शामिल, ऑफिसर में डायरेक्टर भी शामिल है। ठीक है जी, डायरेक्टर भी ऑफिसर है। ठीक है, अहम जो कंसेप्ट है ना वो है मेंबर को समझना। बोर्ड या ऑफिसर की डेफिनेशन इतनी अहम नहीं है जितनी अहम मेंबर्स की डेफिनेशन है। मेंबर किसको कहते हैं? अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था शेयर होल्डर और मेंबर एक ही चीज है, ठीक है, लेकिन मेंबर्स की टर्म कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी वर्ड जो मेंबर है इससे मुराद कंपनी के मालिक। इसमें 3 तरह के लोग शामिल हैं। एक तो अंडरस्टूड है क्या, शेयर होल्डर। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है, शेयर होल्डर क्या है? ऐसा पर्सन जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, जो कंपनी के शेयर्स को होल्ड करता है, विच होल्ड एनी काइंड एनी टाइप ऑफ शेयर्स इन ए कंपनी, उसे क्या कहेंगे? शेयर होल्डर। अच्छा, शेयर होल्डर तो कंपनी का मालिक या मेंबर है, ये तो है, पक्की बात है। क्या कोई ऐसा भी केस हो सकता है कि कोई पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर ना हो लेकिन उसका मेंबर या मालिक हो? हाँ, गारंटी वाला। क्या ऐसी कंपनी भी तो हो सकती है जिसका शेयर कैपिटल, क्या ऐसी कंपनी हो सकती है जिसका शेयर कैपिटल नहीं है? हो सकती है। कौन सी? लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर का शेयर कैपिटल, तो लिमिटेड बाय गारंटी ऐसी शेयर कैपिटल। तो मेंबर, चूंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका शेयर कैपिटल होता ही नहीं, इसलिए अगर हम ये कहते ना कि कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं तो ये डेफिनेशन गलत हो जाती। इसलिए कि जिन कंपनीज का शेयर कैपिटल है ही नहीं, क्या इसका ये मतलब फिर उनका कोई मालिक ही नहीं है, ओनर ही नहीं है? उनके भी ओनर है। तो ऐसी कंपनीज में जिनका शेयर कैपिटल है उसके मालिक कौन होंगे?
और जिसका शेयर कैपिटल नहीं है उसमें कौन मालिक हो गए? पर्सन्स हु एग्री टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट्स ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, और उनका नाम लिस्ट ऑफ मेंबर्स में लिखा जाता है। तो ये मेंबर में एक हिस्सा शेयर होल्डर वाला, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के मालिकों के लिए है, और एक हिस्सा है लिमिटेड बाय गारंटी वाला। ठीक है, इसमें भी जो लोग अपना नाम लिखवाते हैं कि हम एग्री करते हैं कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो हम कंट्रीब्यूट करेंगे, वो भी मेंबर हो गए। मेंबर की डेफिनेशन में दो शामिल हो गए। एक तीसरा पर्सन भी है जो मेंबर की डेफिनेशन में शामिल होता है, वो होता है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर कौन होता है, इसको भी आज हम थोड़ी देर में स्टडी करते हैं, लेकिन पहले ज़हन में रखिएगा मेंबर्स की डेफिनेशन में 3 लोग शामिल हैं, सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर और गारंटर, यानी जो एग्री करता है कि कंट्रीब्यूट करेगा इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में। तो मेंबर्स की डेफिनेशन में 3 तरह के लोग आते हैं, सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर, गारंटर। ये क्लियर? इसमें मैंने आपको सब्सक्राइबर और गारंटर वाला शेयर होल्डर और गारंटर वाला कंसेप्ट समझा दिया। सब्सक्राइबर वाला कंसेप्ट अभी नहीं समझाया, वो भी इस प्रोसेस में समझाना है मैंने आपको। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि मेंबर बनने के लिए शेयर्स खरीदना जरूरी है, क्या शेयर खरीदने के अलावा भी कोई केसेस है जिनमें कोई पर्सनल मेंबर बन सकता है, तो आपके जहन में फौरन लफ्ज आ जाए सब्सक्राइबर की बात कर रहा है, लिमिटेड बाय गारंटी में गारंटर की बात कर रहा है। क्लियर? चलिए, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। आज का कंसेप्ट बहुत इजी है, कंसेप्चुअल है, बहुत इजी और स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। आपको खुद फील होगा कि आप साथ साथ चल रहे हैं, समझ आ रही है। इजी क्या? रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रजिस्ट्रेशन को इनकॉर्पोरेशन भी कहते हैं। यानी आज की क्लास में आप ये सीखेंगे कि एक कंपनी को रजिस्टर कैसे करवाना है, इनकॉर्पोरेशन कैसे करने हैं। अगर आज का लेक्चर आप अच्छे तरीके से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपने खुद की कंपनी खोल सके, अपने खुद की कंपनी रजिस्टर करवा सके। ठीक है, लेकिन याद रखें अभी तो वो सीख तो हम 1 घंटे में लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें 8, 10, 12 दिन लग जाया करते हैं। क्योंकि मैं तो भी यहाँ पे यही कह दूंगा ना कि अभी रजिस्ट्रार के पास चले जाओ, रजिस्ट्रार नहीं मानता तो एससीसीपी के पास चले जाओ, लेकिन रजिस्ट्रार के पास जाने के लिए, उससे मिलने के लिए आपका आधा दिन खर्च हो जाएगा, और वो सीट पे नहीं है तो बैठ के इंतजार करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा है, लेकिन बहरहाल सिस्टम आप सारा समझ आएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन कैसे होगी। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन किसकी? कंपनी। वो कहता है सबसे पहले तो ये सोच ले, समझ ले कि किसके लिए जरूरी है कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना। कहीं ऐसा ना हो कि जरूरी हो ही ना और आप कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो जाए। वो कहता है ऑब्लिगेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन, वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना लाजमी है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो लाजमी अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाएंगी। इसके अलावा चाहे तो करवाएं, चाहे ना करवाएं। जैसे एक अकेला बंदा है, वो चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे बिजनेस स्टार्ट कर ले, अगर वो चाहता है कि अपना एक कॉर्पोरेट लीगल स्टेटस सेपरेट बनवाए, तो क्या वो कंपनी के तौर पे रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? यस। किस तरह की कंपनी? सिंगल मेंबर कंपनी। ठीक है, तो ये वो केसेस, चाहने को तो कोई भी बंदा कंपनी रजिस्टर करवा सकता है, लेकिन ये वो केसेस है जिनमें कंपनी के तौर पे रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। पहला, हर वो पार्टनरशिप या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एवरी पार्टनरशिप या एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कौन सी पार्टनरशिप या एसोसिएशन ऑफ पर्सन? जो के गेन, फायदे के लिए, फायदा हासिल करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, प्रॉफिट पर्पस के लिए बनाई गई है, और जिसमें मेंबर्स की तादाद 20 से ज्यादा है। यानी हर वो पार्टनरशिप या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसमें पार्टनर्स या पर्संस की तादाद कितने से ज्यादा है। याद रखिए, इस तादाद में एम्प्लॉइज को काउंट नहीं किया जाता। ऐसा ना हो कोई पर्सन अकेला सोल प्रोवाइडर है, उसके नीचे 50 लोग काम कर रहे हैं, आप उसे कहे भाई कंपनी बनाओ, वो कहेगा भाई ओनर तो एक ही है ना, पार्टनर तो ऐसे पार्टनरशिप या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो गेन के लिए, प्रॉफिट पर्पस के लिए बनी हो पार्टनरशिप या एसोसिएशन, और उसमें मेंबर्स की तादाद, पर्सन की तादाद 20 से ज्यादा हो, पार्टनर्स की तादाद 20 से ज्यादा हो, तो वो क्या करेगी? उसके लिए लाजमी है, जब तीनों शर्तें पूरी हो जाएं, लाजमी है कि वो अपने आप को कंपनी के तौर पे एससीसीपी के पास रजिस्टर करवाए। अगर ये लोग अपने आप को एससीसीपी के पास एज कंपनी रजिस्टर नहीं करवाते, तो ना सिर्फ ये कि इनकी पर्सनल लायबिलिटी होगी सारे डेट्स वगैरह के लिए,
बल्कि इनको पेनल्टी भी पे करना पड़ेगी लेवल 1 की। ठीक है, ये लेवल 1 स्टैंडर्डाइज्ड लेवल है, वो हमें अमाउंट याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेवल 1 पेनल्टी, लेवल 2 पेनल्टी, लेवल 3 आपने इसी तरह याद क्या करना है, तो उसमें लेवल 1 पेनल्टी। क्लियर हो गया? लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या यहाँ पे कि वो केसेस जिसमें पार्टनरशिप या एसोसिएशन पर्सन में पर्सन्स की तादाद 20 से ज्यादा होगी, फिर भी कंपनी के तौर पर रजिस्टर ना करवाएं, फिर भी कंपनी के तौर पर ना करवाएं। जैसे पार्टनरशिप ऑफ प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल कौन सा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल्स हैं जी, लॉयर्स प्रोफेशनल, आईसीएमए प्रोफेशनल, एमबीए प्रोफेशनल नहीं है, डॉक्टर्स कर ले प्रोफेशनल्स हैं। मुझे बताइए, आप जब फर्म में आर्टिकल करने के लिए जाएंगे ना, कैफ क्वालिफाई करने के बाद, अगर मेहनत करते रहेंगे और लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएंगे, पक्की बात है। लेकिन 2 शर्तें, मेहनत करते रहें और लगे रहें। लगे रहे से मुराद क्या है? कभी पेपर पास होंगे, कभी फेल भी होंगे। जिसके कभी जिंदगी में पेपर फेल नहीं होते थे उसके भी हो जाते हैं, लेकिन लगे रहें और डिसहार्ड होकर नहीं, एक दफा फेल हो गए डिसहार्ड होकर नहीं लगे रहना, मेहनत करके लगे रहना, तो इंशाल्लाह कंफर्म है कैफ क्वालिफाई हो जाएगा, कैफ क्या सीए भी हो जाएगा। लेकिन ये दोनों काम बड़े मुश्किल होते हैं, एक तो मेहनत करते रहना, और फिर जो बच्चा मेहनत करता है अगर उसका एक आधे पेपर में फेल हो जाए ना, वो डिसहार्ड बहुत हो जाता है। ठीक है, वो फिर लगे नहीं रहता, वो फिर कहता है बस आता है, आप अगली दफा सिर्फ नहीं, मेहनत करते तो इंशाल्लाह पास हो जाए। तो आप जब कैफ क्वालिफाई करके ट्रेनिंग के लिए जाएंगे सीएफ फर्म के पास, वहां पे जाके देखेंगे पार्टनर्स कितने हैं, आपको पता चलेगा 32 पार्टनर्स है, आपको पता चलेगा 25 पार्टनर्स है, एक फर्म में आपको पता चलेगा 46 पार्टनर्स है। आप कहेंगे ओहो, इनको तो अपने आप को कंपनी बना लेना चाहिए, बना लेना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, यह एक्सेप्शन है। पार्टनरशिप ऑफ प्रोफेशनल फर्म, इनकी तादाद पार्टनर्स की तादाद 20 से ज्यादा भी हो जाए, एक्सेप्शन है, कंपनी बनाने की जरूरत नहीं। ऐसी एसोसिएशन पर्सन या बॉडी जो कि किसी दूसरे लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड है और कंपनी लॉ के अलावा किसी दूसरे लॉ में रजिस्टर्ड है, और दूसरे लॉ ने कहा है बेफिक्र होकर जितने मर्जी मेंबर बढ़ाई जाओ, कोई टेंशन नहीं है, तो फिर चूंकि वो दूसरे लॉ ने इजाजत दे दी, कंपनी लॉ के मुकाबले में दूसरा लॉ आ गया, तो फिर वो एक्सेप्शन होगी ना। अब दूसरे लॉ ने अगर कह दिया कि मेंबर्स बढ़ भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कंपनी लॉ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद जॉइंट फैमिली, बात कुछ लोग होते हैं जो जॉइंट फैमिली करते हैं, ये हिंदू में हाँ कंसेप्ट है आपको, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, यानी बाज़ औक़ात जो हिंदू कल्चर है ना उसमें ऐसे होता है कि बाप बेटा उसके आगे बेटा, वो 2-2 3-3 4-4 नस्लें इकट्ठा बिजनेस कर रही होती है, तो उसमें मालिकान की तादाद जो है वो 20 से बाज़ औक़ात ज्यादा हो जाती है, तो उनको भी कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह पार्टनरशिप ऑफ जॉइंट फैमिली, पार्टनरशिप ऑफ जॉइंट फैमिली, इनकी अगर आपस में पार्टनरशिप हो जाए तो भी जरूरत है। 4 एक्सेप्शंस हैं जिनमें मेंबर्स की तादाद, पर्सन्स की तादाद 20 से ज्यादा भी हो जाए, कोई टेंशन नहीं, कंपनी के तौर पे रजिस्टर करना रिक्वायर्ड नहीं। 4 एक्सेप्शन कौन सी हैं? पार्टनरशिप ऑफ प्रोफेशनल्स, बॉडी एसोसिएशन रजिस्टर्ड इन एनी अदर लॉ, जॉइंट फैमिली, पार्टनरशिप ऑफ जॉइंट फैमिली। शाबाश, ये तो हो गया हमारा कि किन किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपनी के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, किन के लिए नहीं। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, क्या अगर हम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में है जिसके लिए लाजिम हो गया कंपनी के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाओ, या लाजमी नहीं है लेकिन हमारा दिल कर रहा है कंपनी बना ही लेते हैं, 3 लोग हैं, 3 लोग चाहे तो पार्टनरशिप के तौर पे भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन हमने फैसला किया कंपनी बना लेते हैं तो बना लेते हैं। कहानी शुरू कहां से होगी? देखिए, सबसे पहले ना जो लोग आपस में बैठे होते हैं और सोच विचार करते हैं और फैसला करते हैं कि हम कंपनी बनाएंगे, जिस दिन इन लोगों ने फैसला किया कि हम कंपनी बनाएंगे उस दिन कंपनी बन तो नहीं गई, लेकिन जिस दिन इन्होंने फैसला किया ना, इनको नाम दिया जाता है प्रोमोटर्स का। प्रोमोटर्स का मतलब है ऐसे लोग जो कंपनी बनाने के लिए नेसेसरी स्टेप्स ले रहे हैं। प्रोमोटर्स का मतलब ऐसे लोग जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स ले रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? प्रोमोटर्स। इन्हें मेंबर्स ऑफ द कंपनी तो नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? और कंपनी बनी ही नहीं, उसके मेंबर कहां से आ गए? इनको शेयर होल्डर तो नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? अब कंपनी बनी ही नहीं, शेयर इशू हुए ही नहीं, शेयर होल्डर कहां से आ गए? तो इनको क्या नाम देते हैं? प्रोमोटर्स। प्रमोटर्स ने फैसला किया कि एक अच्छा सा कंपनी का नाम रिजर्व करवाते हैं, नाम रिजर्व करवाते हैं। आपने कभी अगर फर्ज कीजिए, मैं कभी एक दो दफा ना कुछ फॉर्म फिल करता, मुझे बड़ी टेंशन होती थी, वो पूरा लंबा चौड़ा फॉर्म होता था, उसमें नेम एड्रेस सारी चीज़ें लिखें और जी आप ईमेल या यूज़र नेम कौन सा सेलेक्ट करना चाहता है वो लिखें। जब क्लिक करें ना तो आगे मैसेज आता है यूज़र नेम ऑलरेडी सिलेक्टेड, और फिर लिखा होता है सारा फॉर्म दोबारा फिल करें। तो हालांकि उसमें 2-3 मिनट लगते थे, लेकिन एक बंदे को टेंशन होती है, बंदा कहता है पहले वो यूज़र नेम ही सिलेक्ट कर लो ना, मुझे पता चल जाए, बार बार फॉर्म तो ना फिल करना पड़े। सम टाइम ऐसा हॉटमेल ऐसा होता है वो एक नाम दोबारा रजिस्टर नहीं करना। उसी तरह
कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए जरूरी है कि किसके पास जाया जाए? रजिस्ट्रार के पास। और इसको क्या जमा करवाया जाए? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मेमोरेंडम तो छोटा डॉक्यूमेंट है 1-2 सफों का, जो आर्टिकल्स एसोसिएशन है ये 150-200 सफों के डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर आप ये नाम इसमें कंपनी का नाम भी लिखा होता है, अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट बना के लेके जाए रजिस्ट्रार के पास और रजिस्ट्रार आगे से कहे सॉरी सर ये डॉक्यूमेंट मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बाकी चीजें तो ठीक है, कंपनी का नाम ठीक नहीं है, जाए नाम ठीक करके दोबारा डॉक्यूमेंट्स लेके आए। अब आप नाम ठीक करके दोबारा 200 डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट निकलवा के लेके आएंगे, प्रॉब्लम है कि नहीं? तो इसीलिए वो ये कहते हैं कि हम बजाय ये कि पहले ही मेमोरेंडम और आर्टिकल्स लेकर रजिस्ट्रार के पास चले जाएं, पहले हम टू बी ऑन सेफ साइड एक काम करते हैं। क्या? पहले नाम रिजर्व करवा लेते हैं, नाम रिजर्व करवा देते हैं। ये रिजर्व हो रहा है, रजिस्टर नहीं हो रहा। रजिस्टर तो जब कंपनी रजिस्टर होगी तभी होगा ना, ठीक है? रिजर्व करवा लेते हैं, ठीक है? ये नाम बाद में इसका मतलब कैंसिल भी हो सकता है। रिजर्व करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रमोटर्स अप्लाई करेंगे किसको? ये जहन में रहेगा अथॉरिटी कौन सी कहां पे। अथॉरिटीज के बारे में आपको वार्न किया हुआ ना मैंने। अथॉरिटीज के बारे में क्या वार्निंग दिया मैंने? जो अथॉरिटी जहां पे है उधर ही फिट करनी है। जो काम एससीसीबी के वहां पे एससीसीबी लिखेंगे, जो रजिस्ट्रार के वहां रजिस्ट्रार लिखेंगे। प्रमोटर्स अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रार को कि भाईजान नाम रिजर्व कर ले, ये हमने नाम सोचा है, नाम रिजर्व कर ले। नाम कितने दिन के लिए रिजर्व किया जाए? इसका मतलब है नाम रिजर्व करवाने के बाद अगर नाम रिजर्व हो जाए 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी रजिस्टर करवानी होगी उस नाम से। अगर 60 डेज तक कंपनी रजिस्टर नहीं करवाई, नेम फारग, वो फिर अब उस नाम को कोई दूसरी कंपनी इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकती है 60 डेज के लिए। अगर रजिस्ट्रार कहे ये नाम मैंने नहीं रिजर्व करना, भाग जाओ, क्या हम रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ कहीं अपील कर सकते हैं? कहां कर सकते हैं? कमीशन को। कितने दिन में? रिफ्यूजल के 30 दिन के अंदर अंदर कमीशन का देखे सर नाम ठीक था, अच्छा भला नाम था, रजिस्ट्रार ने रजिस्टर नहीं किया, तो फिर कमीशन उसे कहेगा भाई रजिस्टर करो। जो नाम रजिस्टर किया जा रहा है, अगर इसको रजिस्टर करवाते हुए कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन सप्लाई की गई ना, तो रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगी। अगर नेम रिजर्व करवाते हुए इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन मुहैया की गई तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगी। ठीक है भाई, ऐसा ना हो हमने कंपनी प्राइवेट रजिस्टर करवानी है और हम उसमें एबीसी लिमिटेड के नाम से नाम रिजर्व करवा लें, तो वो तो नाम गलत इंफॉर्मेशन हमने दी ना। हाँ, टाइप ऑफ कंपनी कोई और है और नाम कोई और, तो नेम कैंसिल हो जाएगा। रिजर्वेशन अगर गलत इंफॉर्मेशन दी तो पहले स्टेप में नेम रिजर्व हो गया, एग्री करते हैं जी? कितने दिन के लिए? 60 डेज के लिए। अब अगर नेम रिजर्व हो गया, खुशकिस्मती से हमें कमीशन के पास फर्ज करें नहीं जाना पड़ा, रजिस्ट्रार ने ही 60 डेज के लिए नेम रिजर्व कर दिया। अब 60 डेज के अंदर हमने क्या करना है? प्रमोटर्स ने अब हमने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना के जाना है रजिस्ट्रार के पास। यहां पे एक चीज ध्यान में रखिए, रजिस्ट्रार के पास 2 डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है प्रमोटर्स ने कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए। कौन कौन सी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा जरा बताइए इसमें कौन सी डॉक्यूमेंट छोटी है, कौन सी बड़ी? छोटी। ऑडियो मेमोरेंडम में सिर्फ 6-7 चीजें आती हैं। कंपनी का नाम क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, लायबिलिटी क्या होगी, शेयर कैपिटल क्या होगा, वगैरह वगैरह ये चीजें। लेकिन आर्टिकल्स डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, इसमें कंपनी के मामलात कैसे चलेंगे इंटरनल, उसके बारे में डिटेल लिखी होती है। ठीक है, जैसे बताया था ना पाकिस्तान का आईने पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सारे मामलात आईने पाकिस्तान के तहत चलते हैं। उसी तरह कंपनी के अंदर कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन कौन से डॉक्यूमेंट है? आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों। अच्छा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो चले, मेमोरेंडम 2 सफा का खुद बना लेंगे। आर्टिकल्स इतने लंबी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए ना लॉयर्स की जरूरत पड़ती थी, तो कमीशन ने प्रमोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए एक ऑप्शन दी हुई है। क्या? उसने एक रेडीमेड आर्टिकल बना के ना, रेडीमेड अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया हुआ। उसने कहा है अगर कोई कंपनी, अच्छा बताइए पाकिस्तान में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी है, लिमिटेड बाय गारंटी भी है, अनलिमिटेड भी है। सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी रजिस्टर होती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कौन सी? अनलिमिटेड नहीं, रेयर होती है अनलिमिटेड। सबसे ज्यादा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो कमीशन ने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का एक स्टैंडर्ड आर्टिकल बना के अपनी वेबसाइट पे रख दिया हुआ है। ठीक है, अब हर नई बनाने वाली कंपनी की मर्जी है, अगर वो लिमिटेड बाय शेयर है ना तो उसकी मर्जी है। क्या?
देखिए मेमोरेंडम तो सबमिट करवाना ही करवाना है रजिस्ट्रार को, लेकिन मेमोरेंडम के साथ साथ चाहे तो आर्टिकल सबमिट करवाएं चाहे ना करवाएं, है ना जी बात। आर्टिकल मेमोरेंडम जमा करवाना लाजमी है, आर्टिकल चाहे करवाएं चाहे ना करवाएं। कमीशन ने यह कहा है कि अगर आप आर्टिकल्स जमा नहीं करवाते ना तो आपका आर्टिकल्स वही समझा जाएगा जो वेबसाइट पे है। लेकिन याद रखें ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के लिए है, क्योंकि लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड रेयर कंपनीज हैं, इनका आर्टिकल्स नहीं बनाया उसने। वो ज्यादातर इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करना चाहता है कमीशन, हर इन्वेस्टर को नहीं। तो उसने कहा अगर लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड वाली कंपनीज है ना, वो अपना आर्टिकल्स खुद बनाए, अपने हाथ से सबमिट करवाए, उनके लिए आर्टिकल सबमिट करवाना लाजमी है। लेकिन अगर लिमिटेड बाय शेयर है, वो चाहे तो अपना आर्टिकल सबमिट करवाए, और अगर ना करवाए तो क्या होगा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना और मुझे जवाब देना। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कहते हैं नहीं मैंने तो अपना आर्टिकल जमा करवाना है, करवा सकती है। उसके लिए भी आसान नहीं है। क्या वेबसाइट से आर्टिकल्स डाउनलोड करे, साइन करे, वही जमा करवा दे, और अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो डाउनलोड करे, चेंज करे, साइन करके जमा करवा दे। लेकिन याद रखिए अगर ये कंपनी आर्टिकल्स खुद से जमा करवा देती है अपना, तो जो इसका जमा किया हुआ आर्टिकल्स है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन अगर ये आर्टिकल जमा नहीं करवाती तो वेबसाइट वाला अप्लाई होगा। इसमें एक प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉब्लम आती है, वो आपने जवाब देना। वेबसाइट वाला आर्टिकल 12 एरियाज को कवर करता है। फर्ज करें हमने उसे डाउनलोड किया, उसमें से 6 एरियाज को डिलीट कर दिया और बाकी 6 एरियाज को चेंज करके सबमिट करवा दिया, या यूं कह ले 7 एरियाज को चेंज करके सबमिट करवा दिया। अब टोटल एरियाज कितने होते हैं आर्टिकल्स में? 12। टोटल एरियाज 12 होते हैं। हमने जो आर्टिकल सबमिट करवाया उसमें कितने एरियाज हैं? क्वेश्चन ये है कि बाकी के जो 5 एरियाज हैं जिनको हमने अपने आर्टिकल में जिक्र नहीं किया, वहां पे कोई इशू राइज होता है, वो कैसे सेटल्ड होगा? क्या वो सेटल्ड ही नहीं होगा? कैसे होगा? वेबसाइट के आर्टिकल्स के मुताबिक ये कंसेप्ट था कि अगर कोई एक कंपनी बिल्कुल ही आर्टिकल रजिस्टर नहीं करवाती तो सारे का सारा वेबसाइट वाला अप्लाई होगा, और अगर जमा करवाती है लेकिन कुछ चीजों के बारे में कंपनी का बनाया हुआ आर्टिकल साइलेंट है तो उन चीजों के ऊपर क्या अप्लाई होगा? वेबसाइट वाला। यानी वेबसाइट वाला आर्टिकल्स कभी तो फुल्ली अप्लाई हो जाएगा कंपनी पे और कभी पार्टली हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? चलिए अब सुन लीजिए। अब क्या हुआ? नेम रजिस्टर हो गया 60 दिन के अंदर अंदर। फर्ज कीजिए 40 दिन के बाद प्रमोटर्स गए। प्रमोटर्स किसके पास गए? अप्लाई किया रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार को उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दी। कौन सी डॉक्यूमेंट्स दी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको MOA कहते हैं। और क्या दिया? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन लिमिटेड बाय शेयर के लिए रिक्वायर्ड चाहे तो करवाए चाहे ना करवाए, और चाहे तो आधा करवा दे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर ये जमा नहीं करवाती ना आर्टिकल्स, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके ऊपर कोई आर्टिकल्स अप्लाई ही नहीं होगा। होगा, वो वेबसाइट वाला जो कमीशन ने बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड मॉडल आर्टिकल्स। फर्ज कीजिए हमने कहा नहीं, हम अपना होना चाहिए आर्टिकल, हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया, एज इट इज साइन करके जमा करवा दिया। क्लियर हो गया? मेमोरेंडम भी जमा हो गया, आर्टिकल्स भी जमा हो गया। फिर इसके बाद हमने एक बयाने हल्फी जमा करवाना है, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस कहते हैं, बयाने हल्फी। आपको पता है अक्सर कानूनी मामलात में बयाने हल्फी जमा करवाया जाता है। क्या बयाने हल्फी? कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है आपको बिल्कुल ठीक है, और हम कंपनी को इन्हीं असूलों के मुताबिक चलाएंगे। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस सबमिट करवा दिया, और फिर एक चीज और जमा करवाई। क्या? एड्रेस। किसके लिए? कॉरेस्पॉन्डेंस किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन को लेकर। भाई अगर ये रजिस्ट्रार कहेगा डॉक्यूमेंट जमा करवा के चले जाओ, अगर सही हो गए ना डॉक्यूमेंट तो तुम्हारा सर्टिफिकेट हमारे घर पहुंच जाएगा। तो किस एड्रेस पे पहुंचेगा? घर से मुराद वो जो भी उन्होंने कंपनी का ऑफिस बनाया हुआ है,
तो क्या एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस देना जरूरी है? इसमें इस एड्रेस पे सर्टिफिकेट आया करता है। कौन सा सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसका मतलब है कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए 4 डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम, आर्टिकल, डिक्लेरेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस। ये चारों चीजें रजिस्ट्रार के पास पहुंच गई। रजिस्ट्रार ने चेकिंग शुरू की। या तो रजिस्ट्रार मुतमिन होगा कि डॉक्यूमेंट्स पूरी हैं और सही हैं, या वो लगेगा उसे कि डॉक्यूमेंट्स डिफेक्टिव हैं, कोई मिसिंग है या डिफेक्टिव है। जैसे अगर उसे लगे कि मेमोरेंडम के अंदर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में कि कंपनी का लाइन ऑफ बिजनेस क्या होगा, उसमें कंपनी ने लिखा हुआ है हम चर्च बना के बेचा करेंगे और इसके अलावा हमारा एक ऑफिस है वो असला की स्मगलिंग भी करेगा, तो मुझे बताइए क्या इसे अप्रूव कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए। फर्स्ट कीजिए, उन्होंने कहा आइसक्रीम बना के बेचेंगे, उन्होंने कहा ठीक है। रजिस्ट्रार मुतमिन है, उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का नाम लिखा होगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको पता है बहुत अहम होती है। वो एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था ना, कौन सा? हाँ शाबाश, कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो प्रमोटर्स करेंगे उनके लिए कंपनी लायबल नहीं है। क्यों लायबल नहीं है? और कंपनी उस वक्त थी ही नहीं लायबल। तो इस डेट से पता चलता है कि कब कंपनी, इस डेट के बाद वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कंपनी लायबल है, इससे पहले वालों के लिए कंपनी लायबल नहीं है। तो कंपनी का नाम होगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और स्टेटस होगा। स्टेटस मतलब लिमिटेड बाय शेयर, हाँ प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है कि अनलिमिटेड है। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है ये कंक्लूसिव एविडेंस है, लीगल एविडेंस है, फाइनल एविडेंस है, पक्का एविडेंस है। किस चीज का? कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और इसका लीगल स्टेटस है। ठीक है? क्या आपके पास कोई पक्का लीगल एविडेंस है कि आप इस दुनिया में पैदा हो चुके हैं? बर्थ सर्टिफिकेट, शाबाश, बर्थ सर्टिफिकेट। तो कंपनी का क्या है एविडेंस? कंपनी का क्या? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है आइसक्रीम बना के बेचेंगे, तो फिर तो ये सर्टिफिकेट इशू। अगर इसमें उन्होंने कहा जी चर्च बना के बेचेंगे है, तो फिर डॉक्यूमेंट्स आर डिफेक्टिव या नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अगर डॉक्यूमेंट्स डिफेक्टिव हों या लॉ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना करते हों, फिर क्या होगा? रजिस्ट्रार रिफ्यूजेस रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार रिफ्यूजेस रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार रिफ्यूजेस रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार रिफ्यूजेस रजिस्ट्रेशन। अब प्रमोटर्स क्या करें? उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो एससीसीपी के पास जाएं या उसकी बात मान लें। हो सकता है वो सच्चा हो। अगर प्रमोटर्स का लगे ओहो हो सर ये काम तो हमने अंदर खाते करना था, ऊपर ऊपर तो हमने आइसक्रीम ही लिखना था, आपकी मेहरबानी इसको ठीक करते हैं। और रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट, सब्सक्राइबर्स कैन फाइल रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट्स, तो फिर क्या होगा? रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। और अगर वो समझते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो फिर क्या करेंगे? यहां तक क्लियर है? यहां पे मुझे एक चीज बताइए, एक लफ्ज यूज हुआ है सब्सक्राइब, हाँ आपके समझ ना ये क्या है? हाँ ये सब्सक्राइबर्स क्या है? वो थोड़ा सा नीचे करना था, कट गया वो। चल सब्सक्राइबर्स क्या है? फर्ज कीजिए प्रमोटर्स थे 10। प्रमोटर्स कौन होगा? नेसेसरी स्टेप्स लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। यहां पे प्रमोटर्स थे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना। अच्छा आपके ख्याल में मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन के नीचे साइन होते होंगे उन लोगों के जिन्होंने बनाया है साइन होते होंगे? बिल्कुल। तो जो 10 लोग हैं इनके हो सकता है इधर साइन हो। समटाइम सारे के सारे प्रमोटर्स मेमोरेंडम और आर्टिकल पे साइन करते हैं, समटाइम्स कुछ साइन करते हैं कुछ नहीं करते हैं। जो कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते वो फिर डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन स्टेप्स लेते हैं। बाजू का ऐसे होता है ना, आपने किसी जगह जाना, आपका आप दोस्त को भी साथ ले लेते हैं, यार राजू याद हो तो भाई इकट्ठे जाते गपशप करने जाएंगे, काम आपका है लेकिन आपने उसको वैसे, वो भी बाजू का साथ मिल जाता है। तो कुछ प्रमोटर्स ऐसे होंगे जो हमारा साथ देने के लिए वैसे ही चल पड़ते थे। वो प्रमोटर्स तो हैं
सब्सक्राइबर नहीं। सब्सक्राइबर्स कौन है? वो लोग जिन्होंने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पे साइन किए। ठीक है, और याद रखिएगा मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पे साइन करने से पहले वही लोग प्रमोटर्स थे, और मेमोरेंडम और आर्टिकल पे साइन करने के बाद वही लोग सब्सक्राइबर कहलाएंगे। तो बेसिकली टर्म प्रमोटर और सब्सक्राइबर में पॉइंट ऑफ टाइम का फर्क है। मेमोरेंडम और आर्टिकल पे साइन करने से पहले वही लोग प्रमोटर, और मेमोरेंडम और आर्टिकल पे साइन करने के बाद वही लोग सब्सक्राइबर्स हैं। तो साइन कर लिए सब्सक्राइबर, इसलिए आपने नोट किया यहां पे नाम क्या लिखा है, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं सब्सक्राइबर्स क्यों लिखा हुआ है, प्रमोटर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि साइन हो गए। गलत, साइन हुआ, रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन अभी नहीं। अच्छा, यहां पे लफ्ज मेंबर क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुई। रजिस्ट्रेशन होगी तो कंपनी होगी, कंपनी होगी तो मेंबर्स होंगे, मेंबर्स होंगे तो शेयर होल्डर होंगे। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर रजिस्ट्रार ने कर दिया रिफ्यूज, सब्सक्राइबर के पास क्या ऑप्शन है? चाहे तो जो डिफेक्ट है डॉक्यूमेंट्स में उसको रिमूव कर दें और रिवाइज डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दें, चाहे तो कमीशन के पास अपील, और कमीशन के पास अपील नॉर्मली कितने दिनों में करनी है? लेकिन अगर कमीशन का जो फैसला होगा उसकी फाइनल, उसकी अपील नहीं होगी, रजिस्ट्रार की अपील कमीशन के पास जाएगी। अपील आगे हमारे सिलेबस में कोर्ट 4 जगहों पे आता है, 3 जगह कल पढ़ाती थी आपको। क्लास में है कोई स्टूडेंट जो बता सके वो कौन सी 3 सिचुएशंस थे? शाबाश, 1 बाय 1 जी। जनरल मीटिंग, प्रोसीडिंग्स, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, बिल्कुल। और एक वाइंडिंग अप भी था, वाइंडिंग अप बाद में करवाया था, वो चौथी वाली पॉइंट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है इस केस में कोर्ट के पास नहीं जाया जा सकता, इसमें कमीशन का डिसीजन ही। यहां तक क्लियर? चलिए, अच्छा जी जी। अच्छा, फर्ज कीजिए अब डिफेक्ट आया था लेकिन इसको ठीक कर लिया गया, और रजिस्ट्रार ने क्या किया? अब रजिस्ट्रेशन कर दे। इस रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट सुन लें। इफेक्ट ये होगा कि वो जो नाम था ना, जो रखा गया था कंपनी, उस नाम से एक सेपरेट बॉडी कॉर्पोरेट क्रिएट हो गई, पाकिस्तान में पैदा हो गई। जिस दिन रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया, उसी दिन एक बॉडी कॉर्पोरेट पैदा हो गई पाकिस्तान में। किस नाम से? उसी नाम और स्टेटस से जो रजिस्टर करवाया गया था, बॉडी कॉर्पोरेट बन गई। अच्छा, इस बॉडी कॉर्पोरेट की खसूसियात क्या हैं? नेचुरल पर्सन की खसूसियात होती है 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक। उसी तरह इस बॉडी कॉर्पोरेट जो क्रिएट हुई है, खसूसियात क्या है? इसका सेपरेट लीगल स्टेटस होगा। किससे? इसके ओनर से। परपेचुअल सक्सेशन होगी, मतलब ये कभी नहीं मरेगी, ये हमेशा चलती रहेगी। शेयर होल्डर मरेंगे लेकिन कंपनी नहीं मरेगी, इसके शेयर होल्डर चेंज होते रहेंगे। ठीक है, हाँ, ये कंपनी कल भी जिंदा थी, कंपनी आज भी जिंदा, कल भी जिंदा रहेगी, कल भी जिंदा रहेगी। ना ना भाई, सियासी गुफ्तगू करना मना है। कॉमन सील, कॉमन सील किसको कहते हैं? स्टैंप। कंपनी के बिहाफ पे जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं ना, एक तो वो कंपनी के नाम से होते हैं, दूसरा उसके ऊपर कंपनी के स्टैंप होते हैं, इसे कहते हैं कॉमन सील। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट बन गई, तो जो उसके मेंबर थे उनकी क्या हैसियत है? अब सॉरी गलत, जो उसके सब्सक्राइबर थे उनकी क्या है? हाँ, सब्सक्राइबर्स बिकम मेंबर्स विद लिमिटेड लायबिलिटी। कौन सी लिमिटेड लायबिलिटी? जो रजिस्टर करवाई हुई है उसके मुताबिक, जो रजिस्टर करवाई हुई है उसके मुताबिक सब्सक्राइबर्स। इसका मतलब है वही लोग जो पहले सब्सक्राइबर्स थे अब क्या हो गए? मेंबर। लेकिन याद रखें, सब्सक्राइबर की स्टेज पे भी उनको, आपने मेंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी ना, तो उसने सब्सक्राइबर्स को भी मेंबर में ही कवर किया हुआ था। यानी सब्सक्राइबर भी किसी हद तक मेंबर ही समझे जाते हैं रजिस्ट्रेशन से पहले। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाए वही सब्सक्राइबर्स क्या हो जाते हैं? मेंबर हो जाते हैं। इसीलिए मेंबर्स की डेफिनेशन में सब्सक्राइबर का लफ्ज भी लिखा हुआ था। क्या? कि सब्सक्राइबर्स बिकम मेंबर ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। सब्सक्राइबर्स बिकम मेंबर्स ऑन रजिस्ट्रेशन।
इसके बाद अब देखिए अभी शेयर्स वाला इशू नहीं हुए इनको, शेयर्स इसके बाद इशू, ये ध्यान में रखिएगा। इवन अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी है ना, तो कंपनी रजिस्टर हो गई है, शेयर उसी दिन नहीं इशू हो जाते, उनको कुछ टाइम 30, 45, 60 दिन लगेंगे, ठीक है। लेकिन वो सब्सक्राइबर मेंबर हो गए, इसका मतलब है जिस वक्त कंपनी रजिस्टर हुई उस वक्त सब्सक्राइबर्स मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर नहीं है। शाबाश, शेयर होल्डर्स नहीं है। इसका मतलब कंपनी के मेंबर शेयर होल्डर भी होते हैं, कंपनी के मेंबर सब्सक्राइबर भी होते हैं, कंपनी के मेंबर गारंटर भी होते हैं, 3 तरह। फिर इसके बाद सब्सक्राइबर्स बिकम होल्डर ऑफ लिमिटेड इनिशियल शेयर, होल्डर इधर लिखे इनिशियल शेयर्स, यानी ये वो सब्सक्राइबर्स होंगे जिनको कंपनी के पहले शेयर इशू किए जाएंगे। ये बाद में किए जाएंगे, अभी नहीं है, अभी बाद में किए जाएंगे, लेकिन कंपनी की जिंदगी के जो पहले शेयर्स हैं किनको इशू किए जाएंगे? हाँ जी, वही जो सब्सक्राइबर थे पहले अब मेंबर बन, और जब ये इनिशियल शेयर इशू कर दिए जाएंगे शेयर होल्डर में। अच्छा, अब इसके बारे में ना हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे कि ये इनिशियली शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं। ये आगे शायद उसने कहीं नेक्स्ट चैप्टर में बताया होगा, मेरा ख्याल है इस चैप्टर में मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में हाँ बताया होगा। हाँ चले छोड़े इसको पढ़ देंगे, नहीं पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं यार, ये कल पढ़ेंगे, बिल्कुल कल पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ बता रहा। और लास्ट, पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल्स बिकम डायरेक्टर्स, कि जिन लोगों का असल में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक पार्ट होता है डायरेक्टर के, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन होंगे, तो कंपनी की जिंदगी के जो पहले मेंबर्स होते हैं वो तो सब्सक्राइबर होते हैं जिन्होंने आर्टिकल्स को साइन किया था, मेमोरेंडम को साइन किया, और आर्टिकल्स के अंदर जिन लोगों का नाम प्रपोज डायरेक्टर्स के तौर पे लिखा गया होता है, जैसे ही आर्टिकल रजिस्टर होंगे वो डायरेक्टर्स बन जाएंगे। पर्सन्स नेम्ड इन आर्टिकल्स बिकम डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स जी। मेंबर्स खुद भी लिख सकते, मेंबर्स अगर अपने नाम लिख देंगे डायरेक्टर की जगह पे, डायरेक्टर वाले खाना आर्टिकल में जहां पे डायरेक्टर वाला खाना है ना, वहां पे मेंबर्स अगर अपने नाम लिख देंगे तो वो डायरेक्टर बन जाएंगे, किसी और के नाम लिख देंगे, लेकिन उसकी कंसेंट रजामंदी, ये नहीं कि उसकी रजामंदी यानी हम उसका नाम लिखकर डायरेक्टर बना देने, नहीं, उसकी कंसेंट जरूरी होती है। अगर कोई सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर शेयर होल्डर होते हैं, सॉरी सब्सक्राइबर्स मेंबर होते हैं, ठीक है, बाद में जब इन सब्सक्राइबर्स को शेयर इशू कर दिए जाएंगे, शेयर इशू कर दे तो वो शेयर होल्डर भी बन जाएंगे। सुन का क्वेश्चन है, अगर बाद में ये अपने शेयर बेच दें, शेयर बेच दें, तो चूंकि आर्टिकल्स में इनका नाम लिखा हुआ है तो वो सब्सक्राइबर तो रहेंगे, सब्सक्राइबर रहेंगे तो मेंबर्स भी रहेंगे। लेकिन याद रखें, अगर केस स्टडी में वो ऐसा आपसे पूछे कि एक पर्सन मिस्टर ए है, उसने अपने सारे शेयर्स बेच दिए, क्या वो कंपनी का मेंबर है? तो आपने क्या लिखना है? नहीं है। नहीं, अगर केस स्टडी में आपको ये नहीं बताता कि सब्सक्राइबर कौन कौन है, ये नहीं बताता, इतना बताता है कि मिस्टर ए के पास 2 लाख शेयर्स थे, उसने अपने सारे शेयर बेच दिए, क्या वो कंपनी का मेंबर है? जवाब नहीं है। और डिपेंड करता है कि वो सब्सक्राइबर था, लेकिन आपने इस साइड पे नहीं आना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको केस स्टडी भी सॉल्व करना सिखानी है ना, केस स्टडी आईकैप किस तरीके से रिक्वायर करता है, तो जो चीज आईकैप रिक्वायर करता है वो आपको बताऊंगा, जो नहीं रिक्वायर करता वो आपने नहीं लिखनी। तो इसका मतलब क्या है, हमारा एक केस स्टडी में क्वेश्चन उसने पूछा था, लिखा ये हुआ था कि रूल ये होता है कि डायरेक्टर बनने के लिए कंपनी का शेयर होल्डर होना जरूरी है। ये इसलिए है कि जिस बंदे ने कंपनी चलानी है ना, उसका अपना पैसा कंपनी में लगा होगा ना, तो गलत फैसले करते हुए उसका दिल दुखेगा कि यार मेरा अपना पैसा भी लगा हुआ है। उसने कहा था एक डायरेक्टर है, उसने डायरेक्टर की पोजीशन पे होते होते अपने सारे शेयर बेच दिए, बताइए क्या वो मेंबर रहा? मेंबर नहीं रहा, और मेंबर नहीं रहा तो डायरेक्टर भी नहीं रहा वो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। सब्सक्राइबर वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी बंदे के पास शेयर्स नहीं भी है लेकिन वो सब्सक्राइबर है तो वो कंपनी का मेंबर है, लेकिन केस स्टडी सॉल्व करते हुए आपने ऐसे नहीं सोचना। केस स्टडी सॉल्व करते हुए आपने ध्यान में ये सोचना है जो कंपनी का शेयर होल्डर है वही मेंबर है। डेफिनेशन में पूछे, रटे में पूछे तो फिर उसको बताएं कि मेंबर में सब्सक्राइबर भी है, शेयर होल्डर भी है, गारंटर भी है। लेकिन केस स्टडी में जब पूछे ना शेयर बेच दिए, आपने कहना शेयर बेच दिए तो ये मेंबर नहीं रहा।
और मेंबर नहीं रहा तो डायरेक्टर भी नहीं रहा, नहीं आएगा इस तरह या उस तरह नहीं आएगा। सिर्फ जिस तरीके से भाई आपको बता रहा उसी तरीके से याद करते हैं, बेफिक्र है। ऊंच नीच होती है भाई जिम्मेदार। पर्सनल लाइबिलिटी, पर्सनल लाइबिलिटी का अच्छा अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी हमारे 7 मिनट हैं, अभी कम से कम ये कंसेप्ट तो बता दूं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको डिफरेंस पता चल गया प्रमोटर्स का? प्रमोटर और सब्सक्राइबर में क्या फर्क है? बिफोर साइनिंग मेमोरेंडम उसे प्रमोटर कहेंगे, आफ्टर साइनिंग सब्सक्राइबर कहेंगे, और आफ्टर रजिस्ट्रेशन बताइए मेंबर और शेयर होल्डर एक ही चीज है ना? नहीं, मेंबर्स 3 तरीकों से बनता है। मेंबर्स इंक्लूड 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर, गारंटर। शाबाश, ठीक है। फिर इसके बाद प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या कंसेप्ट है? कंपनी की इन प्री का मतलब होता है पहले, बिफोर। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनका क्या स्टेटस है? उनका स्टेटस ये है कि वो कंपनी के ऊपर लायबल नहीं है। तो किसके ऊपर लायबल है? प्रोमोटर्स के ऊपर। प्रोमोटर्स जाने और वो वकील जाने जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, कंपनी के ऊपर लायबल। भाई क्लियर हो गया? ये कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझसे? हाँ जी बिल्कुल। नॉर्मली केस स्टडीज में वो आपको यहाँ तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ केस स्टडी में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का क्वेश्चन पूछेगा। 90% केसेस में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? लिमिटेड बाय शेयर। और 10% में और 0% केसेस में अनलिमिटेड का। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपके लिए शेयर होल्डर ही मेंबर है और मेंबर ही शेयर होल्डर है, क्योंकि केस स्टडी में हमने सिर्फ जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है ना उसके मुताबिक आंसर करना होता है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का केस आ गया तो उसमें जो गारंटर वो भी मेंबर ही होते हैं, ये पता होना चाहिए। लेकिन जाहिर है चूंकि कोई एक कंपनी का केस देगा ना, एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 कंपनी थोड़ी टेस्ट करे, एक ही, तो आपको जो भी कंपनी दे आपने उसके नहीं ऐसे ना करे कि उसे गारंटी भी दी उसने शेयर भी दी, उसको सिंपल ध्यान में रखे। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा कि यहाँ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी। हाँ, शेयर अगर बेच दे कोई, ये वैसे मैंने ऐसे एडवांस कंसेप्ट आपके साथ शेयर कर दिया था एग्जांपल देने के लिए कि अगर सारे शेयर बेच दें तो वो कंपनी का मेंबर नहीं रहता तो डायरेक्टर भी नहीं रहता। ये लॉ में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर बनने के लिए आप कंपनी के कुछ ना कुछ शेयर्स खरीदें ताकि आपका अपना पैसा भी कंपनी में लगा हो, आप उसके ग्रो करने के लिए अच्छे फैसले करें। और क्या क्वेश्चन जी? इन दोनों को आपने लगाना है मेरे भाई रट्टा। नहीं कर रहा। देखिए उस्ताद को ऊंच नीच का पता होता है, कहां से बच्चे को मोस्ट एफिशिएंटली किस तरीके से निकालना है, ये उस्ताद को पता होता है। जो चीज अहम है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा इसको छोड़ दें, एक्सेप्शंस अहम हैं लेकिन एक्सेप्शंस रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछेगा। जो कंसेप्ट है कि आप केस स्टडी में पूछता होता है ना, उसको हम टीचर्स ने दबा के समझाना होता है आपको, और एक नहीं डिफरेंट एंगल से समझाना होता है। लेकिन जो रिप्रोडक्शन में क्वेश्चन पूछता है उसका एक ही मकसद होता है, क्या बच्चे को किसी ना किसी तरीके से याद करवा दे। तो इसमें याद करना अहम है, समझना भी अहम है लेकिन कम। लेकिन केस स्टडी में समझना बहुत अहम है, समझना ही अहम है केस स्टडी वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको लगाए। और भी मैं वक्तन फवक्तन हर चैप्टर में आपको एक एक 2 लाइंस ऐसी होंगी जिनमें आपको ये कहता रहूंगा क्या इसमें रटा लगाए, ठीक है। आपने बेहतरीन तरीका उसका यही है, वरना आप अपनी तरफ से कोशिश करके देख लें, आपको कोई फायदा नहीं होगा। वो आ गूगल पे सर को तो आते नहीं, सर पढ़ के नहीं आया, सर को क्या पता इसलिए सर को मारे थे। मैं गूगल पे मैं खुद सर्च करता हूँ, जाकर के कोई समझ नहीं आनी आपको। एंड पे आप इसी नतीजे पे पहुंचेंगे, यार याद ही कर लेता हूँ। और क्या क्वेश्चन? प्रिंटर। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अच्छा असाइनमेंट जरूर करनी है और एमसीक्यूज भी लाजमी करने हैं, एमसीक्यूज। अल्लाह हाफिज।